हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल जो एडिटोरिया का आया है करंट अफेयर। ये कल ही आया है फ्रेंड्स, तो आज हम इसका वीडियो बना लेते हैं। और इसमें ना पहला एक वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें फटाफट 100 था ना, वो मैं अपलोड कर दी हूँ। और आज हमारा सेकेंड वीडियो है। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स हमारे चैनल पे आपको हर चीज़ का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जितने जो रिस्पेक्टेड क्लासेस हैं, जैसे कि खान ग्लोबल स्टडी या फिर आपको परफेक्शन आईएएस और एडिटोरिया का सारे कुछ का मिल जाएगा। हमारा सिस्टम ठीक नहीं था तो हमारा अभी टेस्ट सीरीज अपलोड नहीं कर रही थी, तो अब मैं लगातार अपलोड करूँगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार संपादकीय समाचार इसमें है, जो हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगी। और ये अब ना बिहार का या हो या फिर नेशनल का हो, ये अब हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आपने 68 और 69 अगर बीपी से दिए होंगे ना, तो आपको पता चल गया होगा कि बिहार में पैटर्न काफ़ी चेंज कर दिया है। डिटेल्स में पूछता है अब, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, तो बापू टावर के बारे में क्या क्या है और इसका स्रोत क्या है, तो IPRD बिहार स्पेशल बिहार। नेक्स्ट है, इसमें पहला है कि 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर को लोकार्पण किए हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो यह भवन 7 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, बना हुआ है, और जो पटना गर्दनी बाग में, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहाँ पे है, तो ये पूछ सकता है कि कहाँ है, तो गर्दनी बाग में, पटना गर्दनी बाग में बनाया गया है बापू टावर। नेक्स्ट इसकी ऊंचाई 102 फीट है, जिसमें 101.87 फीट है। ठीक है, और यहाँ पे ये शंकुवार भवन है, और इसके बगल में आयताकार भवन भी है, जो G+6 की भी शामिल है। नेक्स्ट है नोट, विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके निर्माण पर कुल कितने पैसे खर्च हुए हैं, तो कुल 130 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ बापू की जीवनी से जुड़े ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्श को बेहतर ढंग से रेखांकित का प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, एनफ चीज़ है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषीय रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है, जो टावर के सौंदर्य का आकर्षण बढ़ाता है। नेक्स्ट है, टावर के 5 रैंप क्या क्या है, तो इतना तो इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन पढ़ लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में कुछ भी पूछ देगा, है ना, क्योंकि अभी एग्जाम बीपीएससी ने एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो पहला रैंप में गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है फ्रेंड्स, तो ये हुआ है 1917 में, और ये गांधी जी का ना पहला सत्याग्रह है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार अगर PYQ किए हुए हैं तो बहुत बार पूछा होगा। नेक्स्ट है दूसरा में कि द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1942 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तीसरा में है कि गांधी जीना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा, ये सब है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। जो हमारा देश आज़ाद हो रहा था और डिवाइड हो रहा था ना, उस टाइम ये सब हुआ था। नोआखली में बहुत सारे दंगे हुए थे, तो ये सारी कुछ है। नेक्स्ट है रैंप 4 में क्या लिखा होगा, तो बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी और माउंटबेटन गांधी मुलाकात, ये भी है। और 5वां में है गांधी जी एक प्रेरक स्रोत, गांधी जी एक आइकन इत्यादि है। तो ये पूछ सकता है आपको ऑप्शन में दे करके रैंप 1 में क्या था, या रैंप 2 में क्या है, या रैंप 3 में क्या है, या फिर एक्सचेंज कर देगा कि ऐसे मिलान करने के लिए, तो फिर क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024, ठीक है, और इसका जो स्रोत है डाउन टू अर्थ। आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार स्पेशल के लिए जो एडिटोरिया था ना, या फिर ऐसे एडिटोरिया का जो क्लासेस से आते थे करेंट कॉन्सेप्ट करके, जो जनवरी से जुलाई तक आए हैं, उसके बाद बंद हो चुका है, तो इसमें वो सारे कुछ कवर हो जाएगा। क्योंकि मैंने वो पूरा करवाई हूँ ना, तो बहुत सारे फ्रेंड्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एडिटोरिया का करंट कॉन्सेप्ट करा दीजिए, तो हमारे पास आ ही नहीं रहा है फ्रेंड्स, तो वो बंद हो चुका है ना, तो हमारे पास
अपलोड हो ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे, तो मैं कैसे बनाऊंगी, है ना। तो ये करंट अफेयर आ गया, तो मैं इसको बना देती हूँ, तो आप आराम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है तीसरी एसआई जल पक्षी गणना 2024 में क्या क्या है, तो ये पढ़ लेते हैं। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी किया है। तो किसने किया है, तो ये प्रेम कुमार जी की है। और प्रेम कुमार जी कौन है, तो जलवायु पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं। नेक्स्ट है 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमि में सर्वे किया गया है। तो अभी 84 आर्द्र भूमि हो गया, जिसमें बिहार में 3 आर्द्र भूमि है फ्रेंड्स, ये तो आपको पता होगा, जिसमें कांवरताल झील और ये भी नागेनकटी बांध आया है, तो उसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, तो बिहार में जल पक्षी की 237 प्रजातियाँ मिली है, और इसमें 19 प्रजातियाँ संकटग्रस्त है, ध्यान रखेंगे। और ये कुल कितनी पक्षियाँ हैं फ्रेंड्स, तो 80246 पक्षियाँ पाई गई है, मतलब कि कितना है, तो 80,246 है ना। नेक्स्ट है कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां ग्रेट एडिक्वेटेंट, काम पोचार्ड, सारस, केन, काली टोपी वाला किंगफिशर और फाल्टेक डक आदि पक्षी है, तो ध्यान रख सकते हैं ये भी। नेक्स्ट है प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि में प्रदूषण से खतरे में है। नेक्स्ट है पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरों का भी आकलन किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में रामसर स्थल, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क्स आपको जरूर दिलाएगा, ठीक है, क्योंकि 67 का जो बीपीएससी हुआ था ना, तो उसमें जो कांवरताल झील आया था उस टाइम उसको के 2020 में किया गया था ना, उनको रामसर स्थल में शामिल किया गया था, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया था 67 बीपीएससी में, अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा। इसका स्रोत क्या है, तो डाउन टू अर्थ। बिहार के 2 आर्द्रभूमि स्थल नागी नकटी को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हैं, ठीक है। नागी वेटलैंड में क्या क्या है, तो यह जमुई जिले में, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहाँ है ये, तो नागी वेटलैंड जमुई जिले में है, और स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, तो नेचुरल नहीं है फ्रेंड्स, ये मानव निर्मित पक्षी अभ्यारण्य है, जो झाझा वन रेंज में स्थित है। नागी नदी पर बांध बनाया गया है, नागी नदी पे बांध बनाकर नागी वेटलैंड्स का निर्माण किया गया है। तो नागी नदी पे जो बांध बना था ना, उसके पास में ही ये नागी वेटलैंड्स का निर्माण हो गया, इसकी वजह से ये मानव निर्मित पक्षी अभ्यारण्य बोल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। और कितने में फैला हुआ है फ्रेंड्स, तो 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना जो हुई थी, उसमें 2023 में के अनुसार 7,844 पक्षी देखे गए हैं। नेक्स्ट है 1984, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप अभी कुछ मॉक टेस्ट अगर दे रहे होंगे ना, तो ये चीज़ आपको मिला होगा, बार बार ये पूछता है ना कि इसको कब अभ्यारण्य बनाया गया, पक्षी अभ्यारण्य कब शामिल किया गया है, तो ये 1984 में है, इंपॉर्टेंट है ये डेट फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये 1984 में 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2024 में इसको रामसर स्थल में शामिल कर दिया गया है। अब नकटी वेटलैंड, तो यह ये भी जमुई में ही है स्थित है, और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभ्यारण्य है, और जो ये कितने में फैला हुआ है, तो 333 हेक्टेयर में। नेक्स्ट एशियाई जल पक्षी गणना 2023 के अनुसार यहाँ कितना, तो यहाँ 6,938 पक्षी पाए गए थे, और यहाँ लुप्तप्राय भारतीय हाथी एलिफिस मैक्सिमम इंडिकस और एक और संकटग्रस्त देसी कैटफिश बाल्गो अटूट सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है किसी भी कब, तो 1984 में ही इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट है नोट देख लीजिए, यहाँ पे बेगूसराय जिले की कांवर झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल में शामिल कर दिया गया, और इसे 67 में क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट कांवर झील बूढ़ी गंडक नदी, कौन सी, बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, ठीक है, जिसे ऑक्सबोल लेक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है
अभी हमारे जो बिहार के सुशील मोदी जी थे, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये सांसद भी रहे हैं, तो उनकी डेथ हो गई है। तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान जी डेथ हुए थे, उनका डेथ हुआ था ना, तो ये लगातार एग्जाम में बने हुए थे, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसका स्रोत क्या है? दैनिक भास्कर और हिंदुस्तान। तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को कैंसर से पीड़ित थे और उनका डेथ हो गया था कब? 13 मई 2024 को निधन हो गया था। जन्म कब लिए थे? तो 5 जनवरी 1952 में, मतलब देश आज़ाद होने के बाद उनकी जन्म हुई थी, पटना में ही हुई थी। और 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल अब कुम्हरार में विधानसभा के लिए चुने गए थे। तो कब चुना गया था? तो 1990 में चुने गए थे, ध्यान रखिएगा। और वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा के लिए कब चुने गए थे? तो भागलपुर से चुने गए थे और 2004 में। नेक्स्ट है 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2005 से 2013 तक और 2017 से 20 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट है, वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे और उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव थे। तो ये ध्यान रख सकते हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक भी लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि लालू लीला किसका बुक है? तो ये सुशील कुमार मोदी का है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और उन्होंने 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अखिल भारतीय महासचिव भी रहे हैं और आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार भी किया गया था। पुस्तक जो प्रकाशित हुआ था उनका क्या क्या था? तो क्या बिहार भी असम बनेगा, और दूसरा है आरक्षण। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक कौन सा था? एक था लालू लीला, उनका पुस्तक था, और एक था क्या बिहार भी असम बनेगा और आरक्षण। ये 3 पुस्तक उनका ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पटवा टोली। पटवा टोली क्यों है न्यूज में फ्रेंड्स? तो वो देख लेते हैं। तो पटवा टोली इसमें क्या है? तो बिहार के गया स्थित पटवा टोली गांव आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये मॉक टेस्ट में हमें भी मिल गया है। तो पटवा टोली कहाँ है? तो पटवा टोली गया में है और वहाँ पे आईआईटी फैक्ट्री का नाम मशहूर हो गया। क्यों हुआ है वो आगे देख लेते हैं। तो इस गांव में लगभग हर घर से आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं, मतलब हर घर से हैं, तो इसलिए आईआईटी फैक्ट्री ही बना दिया गया है पटवा टोली को। नेक्स्ट है, गांव के पहले आईआईटी उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया था और वृक्ष वेद संस्थान से छात्रों को मदद मिल रही है और 2013 से आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया है। पटवा टोली के बुनकरों पर आधिकारिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप यूनेस्को पुरस्कार भी मिला है। तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीवर्स ऑफ होप यूनेस्को पुरस्कार मिला है। और फिल्म का निर्देशक सीजन चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार के विश्वविद्यालय की मदद किए हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधन को रोकथाम अधिनियम 2024। ये सेंट्रल में भी लागू हुए हैं और ये बिहार राज्य में भी लागू हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार विधानसभा का ये न्यूज है। तो सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय होगा। क्योंकि अभी अगर आपको पता होगा ना फ्रेंड्स, अगर मैं ना 66 में भी प्री दी थी, मेरा फर्स्ट 66 प्री था, तो उसमें ना हर जगह का पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। उसमें औरंगाबाद का पेपर कैंसिल होकर के फिर से लिया गया था एग्ज़ाम, वहाँ पे भी पेपर आउट हो गया था। अगर 67 दिए होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि 67 में पेपर ही कैंसिल करना पड़ा था। तो इस तरीके से बिहार में बहुत बार ऐसा हो गया। बिहार में नहीं, अभी यूजीसी का नेट का भी एग्ज़ाम हुआ तो भी कैंसिल करना पड़ा था। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सेवा प्रदाता फर्म के निर्देशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 लाख की
3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा पदाधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो 5 साल से 10 साल उसको कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उनमें से यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त कर ली जाएगी और उससे जांच का अनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाध्यक्ष के पद से नीचे की अधिकारी नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, इसमें से कोई पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसका जो स्रोत है PIRD बिहार। इसका क्या है इसमें देख लेते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना है। प्रमुख बिंदु क्या है इसका, तो फिल्म निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना, पहली फिल्म की शूटिंग के लिए अनुदान तो 2 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, उसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में होगा और 2.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान क्या है, तो 2.75 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो, न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस बिहार में होना चाहिए और 3 करोड़ रुपये या 25% से कम और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस बिहार में राज्य में होना चाहिए। और ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, हमें ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स ये सब कुछ पूछेगा नहीं। इसका बिहार में निर्मित भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बजिका इत्यादि का अनुदान अधिकतम 50% होगी तथा हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान 25% होगा। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं और उसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट था नहीं। ठीक है, इसमें भी फ्रेंड्स एक तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बिहार स्पेशल में मानते हैं इसमें इस बार पैटर्न चेंज कर दिया गया है फ्रेंड्स, लेकिन जितनी भी क्लासेस का भी करंट अफेयर देखेंगे ना, पता नहीं इतना बेवजह वाली भी न्यूज़ डाल देते हैं फ्रेंड्स, जो हमें मतलब वो चीज़ सही नहीं लगता है, ज़रूरी भी नहीं होता उतना। ठीक है ना, और हर रोचक तकनीकी ये सब उतना खास नहीं है, बेवजह है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार लघु उद्यम योजना लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग भी होना सही नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे ऐसे करके एक एक वीडियो करके कंप्लीट कर लेंगे बुक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीतीश डिवाइस इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बहुत है, न्यूज़ में और ये हमारे मॉक टेस्ट में बहुत आते हैं, तो ये चीज़ मैं करवा दूँगी सारे कुछ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।